होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई, वो टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और आई होप आप सबको इसका पता होगा इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। तो इन्वायरमेंट की अगर बात करें भाई, जो हमारा चारों तरफ का पर्यावरण है, जो हवा है, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, तालाब है, ये सब किसका पार्ट है भाई? ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो बात करें तो ये भाई प्राकृतिक संसाधन, जैसे भाई हमें वन मिले हैं, ठीक है, कोयला मिलता है, गैस मिलती है, पेट्रो पदार्थ मिलते हैं, फल मिलते हैं, पानी मिलता है। तो ये सारे क्या हैं भाई? नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनको हम बोलेंगे हिंदी में प्राकृतिक संसाधन। चलें तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों भाई, इन्वायरमेंटल कंसर्न इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो भाई ग्लोबल पॉलिटिक्स में एनवायरनमेंट का क्या क्या मतलब क्या क्या कंसर्न रहते हैं, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स आर कंसर्न विद वैरायटी ऑफ environmental issues such as losing fertility of agricultural land, depletion of water resources, loss of biodiversity, deteriorating of marine environment, decline in the total amount of ozone in the earth स्ट्रेटोस्फेयर एंड कोस्टल पोल्यूशन। तो भाई आज जो हमें बात करनी है वो करनी है जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वायरमेंट को लेके जो कंसर्न रहता है, जो चिंताएं रहती हैं, वो क्या क्या है। सो ग्लोबल पॉलिटिक्स आर कंसर्न विद वैरायटी ऑफ कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज, कौन कौन से इन्वायरमेंटल इश्यूज है जिनको लेके भाई कंसर्न रहता है। वो है लूजिंग फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो भी कृषि योग्य भूमि है, जो खेती के लायक भूमि है, उसकी जो फर्टिलिटी है वो दिन ब दिन क्या हो रही है दोस्तों? वो दिन ब दिन खत्म हो रही है, वो कम हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे तरह के जो दवाइयां हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जो फर्टिलिटी होती है लैंड की, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है, जो बेसिक फर्टिलिटी होती है, वो लूज करने लग जाती है। ऐसा जैसे आजकल वही हम खेतों में यूरिया यूज करते हैं, तो जिस धरती पे हम बार बार, जिस भूमि पे हम बार बार यूरिया का यूज करते हैं, अगर हम यूरिया का यूज ना करें तो कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उस पे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह से पैरालाइज हो गई है। ठीक है, पैरालाइज कैसे हुई है? उसको यूरिया मिलता रहेगा, जमीन को उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो वो फर्टिलिटी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और भाई जो विनाश हो रहा है, जो मतलब डिप्लीशन हो रहा है, जो खराब हो रहे हैं, ठीक है, हराश हो रहा है किसका? वाटर रिसोर्सेज का। जैसे भाई वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो भाई हम लेक की बात करें, रिवर्स की बात करें, पॉन्ड्स की बात करें, ठीक है, तो उनका क्या हो रहा है भाई? उनका भी डिप्लीशन हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और भाई बायोडाइवर्सिटी जो है उसका भी लॉस हो रहा है। डिटीरियोरेटिंग ऑफ मेराइन इन्वायरमेंट, और भाई जो बिगड़ता हुआ मेराइन इन्वायरमेंट है, जो सी से जुड़ा हुआ जो इन्वायरमेंट है, वो भी क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है। डिक्लाइन इन द टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन, और दोस्तों आप सबको पता है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर से एक स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है ओजोन की, ठीक है। जैसे O2 होता है ऑक्सीजन, तो ओजोन को बोलते हैं O3। इसका जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो क्या है? O3। तो ओजोन की एक लेयर है, और वो लेयर क्या करती है दोस्तों? वो लेयर, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आती है सनलाइट की, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सनलाइट के थ्रू, उनको धरती तक पहुंचने में, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री नहीं करने देती वो। और भाई अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आएंगी तो क्या होगा? हमें स्किन कैंसर जैसे, या फिर एक्सेस अमाउंट में जो टेम्परेचर होगा अर्थ का, वो हो जाएगा। तो ये जो ओजोन है, इसमें भी क्या हो रहा है? ये भी घट रही है, इसके अंदर भी छेद हो रहे हैं। अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर एंड कोस्टल पोल्यूशन, और भाई जो कोस्टल पोल्यूशन है, जो कोस्ट होते हैं, समुद्र के, सागर के आसपास के किनारे किनारे हैं, उनके उधर भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कोस्टल पोल्यूशन। तो ये वो सारे कंसर्न हैं, ठीक है, ये वो इश्यूज हैं जिनके ऊपर ग्लोबल पॉलिटिक्स का कंसर्न है भाई। The United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992, which was attended by 170 states, thousands of NGOs and many multinational corporations। अब देखो भाई, जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस होती है किसके ऊपर? ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट,
और ये कहाँ पे होती है भाई? 1992 में रियो डी जेनेरियो में। बच्चों रियो डी जेनेरियो बहुत साफ सुथरा शहर माना जाता है ब्राजील का। बात करें ब्राजील की कैपिटल की तो वो ब्राजीलिया है, एंड ब्राजील इज ए साउथ अमेरिकन कंटिनेंट कंट्री है, ठीक है। साउथ अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट की एक कंट्री है ब्राजील। पॉपुलेशन और एरिया के बिहाफ पे वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज में इसकी गिनती की जाती है। तो भाई जून 1992 में एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है और उस कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विच वाज अटेंडेड बाय 170 स्टेट्स। और कितने स्टेट्स, कितनी कंट्रीज भाग लेती हैं? 170 कंट्रीज इसमें भाग लेती हैं। थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ एंड मैनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब देखो बहुत सारे हजारों इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, और कुछ ऐसे कॉर्पोरेशंस भी होते हैं भी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो बहुदेशीय मतलब मल्टीनेशनल थे। नेक्स्ट देखते हैं भाई, द 1987 ब्रंडेंट Brundtland report on common future had warned that traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term। तो भाई 1987 में जो एक रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट का नाम था भाई ब्रंडलैंड रिपोर्ट भाई। और भाई ये जो ब्रंडलैंड रिपोर्ट थी इसमें क्या कहा जाता है कि जो कॉमन फ्यूचर है वो आवर कॉमन फ्यूचर हैड वॉर्न दैट जो ट्रेडिशनल पैटर्न है इकोनॉमिक ग्रोथ के वो सस्टेनेबल नहीं है, वो लॉन्ग टाइम में सस्टेनेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द रियो समिट प्रोड्यूस्ड कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री एंड recommended a list of development practices called एजेंडा 21। और भाई जो ये रियो समिट थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ये प्रोड्यूस करती है कन्वेंशन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज। कौन वो किसके साथ डील कर रहे हैं भाई? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, और रिकमेंडेड ए लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। और भाई एक लिस्ट 21 सूत्रीय एजेंडा कहा जाता है इसको, 21 पॉइंट्स की एक लिस्ट भी जारी करती है जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है, इन विच देयर वाज ए कंसेंसस ऑन कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और भाई इसमें क्या था? इसमें सर्वसम्मति बनती है, कंसेंसस होता है क्या कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब एक बैलेंस बनाया जाएगा किस किस का? इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड इकोलॉजिकल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो इको मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसको क्या बनाया जाएगा? इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी एक मिक्सचर बनाया जाएगा, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। दिस अप्रोच टू डेवलपमेंट इज कॉमनली नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो ये अप्रोच थी कि भाई इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जमा इकोनॉमिक ग्रोथ एक कॉम्बिनेशन होगा, तो ये अप्रोच क्या ये जो डेवलपमेंट की अप्रोच कहलाती है इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स। तो भाई एक बार ग्लोबल कॉमन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ग्लोबल कॉमन्स होता है ये बोलते हैं किसको है भैया? देखते हैं भाई, कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन बट रादर शेयर्ड बाय ए कम्युनिटी। तो जो कॉमन्स होते हैं भाई वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो किसी एक के द्वारा उनके ऊपर मतलब किसी एक का कब्जा नहीं होता है, जिसको ओन करती है भाई एक कम्युनिटी, जिसको शेयर करती है कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमन रूम, कम्युनिटी सेंटर, ए पार्क और ए रिवर। तो भाई एक ऐसी चीज जिसका भाई बहुत सारे लोगों द्वारा जिसको ओन किया जाता है, शेयर किया जाता है, किसी एक की बपोती नहीं होती, तो उसको बोलते हैं भाई कॉमन्स। There are some regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state। तो भाई वर्ल्ड में कुछ ऐसे रीजन्स भी हैं जो किसी भी सोवरन स्टेट के क्या है, जुरिडिक्शन के क्या है भाई, पार्ट नहीं है, मतलब उनके ऊपर किसी की भी सोवरेनिटी नहीं चलती है, मतलब किसी का भी कब्जा नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। वो रीजन्स किसी भी कंट्री के या फिर किसी भी स्टेट के अंडर नहीं आते हैं, एंड देयरफॉर रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, और इसलिए भाई वो रिक्वायर कॉमन गवर्नेंस, भाई क्या उनकी डिमांड रिक्वायरमेंट क्या रहती है कि कॉमन गवर्नेंस हो बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा उनके ऊपर एक कॉमन गवर्नेंस की जाती। दीज आर नोन एज ग्लोबल कॉमन्स। और भाई ऐसी ही चीजों को, ऐसे ही रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? ग्लोबल कॉमन्स बोला जाता है। मतलब जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए क्या हो, कॉमन हो, उनको ग्लोबल कॉमन्स बोला जाता है।
It includes the Earth's atmosphere, अंटार्कटिका, द ओशियन फ्लोर इन द आउटर स्पेस। और भाई इसमें कौन कौन सी चीजें को इंक्लूड करेंगे हम? इसमें करेंगे हमारे पर्यावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को, वातावरण को। ठीक है, दूसरा अंटार्कटिका को भाई। अंटार्कटिका के बाद भाई ओशियन फ्लोर जो है, ठीक है, ओशियन फ्लोर जो वो किसी का नहीं है, वाटर पे हो सकता है किसी का, कितने किलोमीटर तक का रेंज उनका रहेगा। एंड आउटर स्पेस, और जो आउटर स्पेस है, बाह्य अंतरिक्ष जो है, वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीमेंट सच एज द 1959 अंटार्कटिका ट्रीटी, द 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड 1991 अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल आर सम ऑफ द कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स। और अगर ग्लोबल कॉमन्स के ऊपर बात की जाए भाई, ग्लोबल कॉमन्स के ऊपर बात की जाए, तो कौन कौन से एग्जांपल हैं? एग्रीमेंट है, वो है भाई 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये जो मॉन्ट्रियल जगह का नाम है भाई, ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो मॉन्ट्रियल है, ये कनाडा में एक जगह का नाम है। कहां पे? कनाडा में एक जगह का नाम है मॉन्ट्रियल। ठीक है, चले। और मॉन्ट्रियल में मैं आपको बता दूं भाई, 1976 में ओलंपिक्स गेम्स भी हुए थे। ठीक है, लिख भी देता हूं, छोटी सी चीजें आपको ध्यान रहेंगी, क्या पता कब काम आ जाए। 1976 के ओलंपिक गेम्स हुए थे। चले, तो देखते हैं भाई ग्लोबल कॉमन्स में जो एग्रीमेंट्स होते हैं ग्लोबल कॉमन्स के रिगार्डिंग, वो कौन कौन से होते हैं? 1959 की अंटार्कटिका ट्रीटी, 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1991 का अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, द हिस्ट्री ऑफ outer space is a global commons shows that the management of these areas is thoroughly influenced by the north south inequalities। अब देखते हैं भाई, जो हिस्ट्री है आउटर स्पेस की एज ए ग्लोबल कॉमन्स, वो क्या शो करती है? द मैनेजमेंट ऑफ दीज एरिया इज थोरोली इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज। नॉर्थ साउथ, देखो भाई, नॉर्थ साउथ का क्या मतलब है यहाँ पे? ये है हमारी अर्थ, मान के चलो, ये हो गया इक्वेटर, ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो भाई यहां पे क्या है, वो इन्फ्लुएंस किसके ऊपर, किसके बेस, किसने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया उसको? हम देखेंगे नॉर्थ ने ज्यादा इन्फ्लुएंस किया उसको। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, नॉर्थ में रीजन आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से रीजन होते हैं। चले देखते हैं भाई, मैं थोड़ा सा ऐसे ही, मैंने ग्लोब पे बहुत गंदा सा बनाया, आई नो, बट आपको देख लेना एक बार। चलो बात करते हैं नेक्स्ट भाई, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखते हैं भाई, कॉमन तो है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी हैं, वो अलग अलग। द नॉर्दर्न कंट्रीज वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। भाई नॉर्दर्न कंट्रीज क्या चाहती हैं? एवरीवन वांट एवरीवन टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, कि सबको बराबर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में। The developing countries of the South believes that the ecological degradation is the product of industrial development undertaken by the developed countries। अब देखो भाई, जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज हैं, उनका क्या मानना है कि हर कंट्री को इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का क्या मानना है कि जो साउथ की जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका मानना है कि जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है ना, वो प्रोडक्ट किसका है, वो किसकी वजह से हुआ है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किसके द्वारा? जो विकसित देशों के द्वारा, डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, वो किसका कारण है भाई? इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का। द रियो डिक्लेरेशन एट द अर्थ समिट इन 1992 adopted the principle of common but differentiated responsibilities। और भाई एक प्रिंसिपल था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कब अडॉप्ट किया गया? ये किया गया भाई अर्थ समिट 1992 में। It was accepted that special needs of the developing countries must be taken into account in the development। और भाई देखो, it was accepted that, क्या accept किया गया? कि special needs of the developing countries must be taken into account in the development and interpretation of rules of international environmental law। कि भाई जो
एक्सेप्ट किया गया कि जो स्पेशल नीड्स है डेवलपिंग कंट्रीज की, वो एक ऐसे अकाउंट की तरह लिया जाए, विकास के एक ऐसे अकाउंट की तरह लिया जाए, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, कि भाई जो लॉज हैं वो कैसे बने भाई, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ के अकॉर्डिंग बने, ठीक है। और भाई डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर सारी चीजों का ठीकरा जो फोड़ा जाए, मतलब जो बराबर का बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे भाई रीजन क्या रहा, डेवलपिंग कंट्रीज क्या मानती हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया उसकी वजह से डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं। The 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC also emphasized the to protect the climate system on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and capabilities। अब भाई 1992 का जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, वो भी जोर देता है किसके ऊपर, टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, ठीक है, कि वो इक्विटी के बेस पे भाई प्रोटेक्ट किया जाए, वो भी जोर देता है। यूएनएफसीसीसी जोर देता है कि प्रोटेक्ट किया जाए क्लाइमेट सिस्टम किसके बिहाफ पे, इक्विटी के बिहाफ पे, एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। तो भाई जो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, और उनकी योग्यता के आधार पर, कैपेबिलिटीज के बेस पर। The Kyoto Protocol is an international agreement setting targets for industrialized countries to cut their greenhouse gas emissions। अब देखो भाई, क्योटो है जापान में एक जगह है, पहले तो इसको समझ लो, क्योटो कहां पे है, जापान में। और जापान की अगर बात की जाए, टोक्यो, चल कैपिटल इसकी टोक्यो है। भाई क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये भी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, सेटिंग टारगेट्स फॉर, और भाई ये टारगेट सेट करता है फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मतलब वो भाई एनवायरमेंट में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ते हैं, उनको क्या किया जाए भाई, उनके एमिशंस को कट किया जाए। The protocol was agreed in 1997 in Kyoto in Japan based on principles set out in UNFCCE। भाई जो प्रोटोकॉल था उस पे एग्री होते हैं 1997 में क्योटो जापान में। और किस पे बेस्ड था ये प्रिंसिपल सेट आउट इन यूएनएफसीसीसी, कि भाई जो प्रिंसिपल सेट किए गए थे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो ये उसके बात करता है कि भाई ये मतलब ये प्रिंसिपल्स किस पे बेस्ड थे, ये थे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में जो बातें हुई थी, उनके ऊपर ये प्रोटोकॉल एग्री करता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में। देख लेते हैं भाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप के लिए जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ये। It represents common property for the group, but with a rule that members of the group have both rights and duties with respect to the nature, levels of use of a given resource। अब इसमें समझना क्या है, वो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको एक बार देखनी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, कॉमन प्रॉपर्टी क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, इट रिप्रेजेंट कॉमन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रुप, एक ग्रुप के लिए विद ए रूल दैट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो भाई ग्रुप के मेंबर्स हैं, हैव बोथ राइट्स एंड ड्यूटीज। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन रिसोर्सेज को यूज करेंगे, ठीक है, उनके कुछ राइट्स हैं, हक हैं, अधिकार हैं, तो उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी हैं, ड्यूटी भी है। विद रिस्पेक्ट टू द नेचर, और किस वो ड्यूटी किसके रिगार्डिंग, नेचर के रिगार्डिंग। लेवल्स ऑफ यूज ऑफ ए गिवन रिसोर्स, और भाई एक एक लेवल तक ही उन रिसोर्सेज का क्या किया जाए, यूज किया जाए। A combination of factors including privatization, agricultural intensification, population growth and ecosystem degradation have caused common property to dwindle in size। तो भाई इसको देखते हैं, समझते हैं। जो कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स का, कौन कौन से का, इंक्लूडिंग प्राइवेटाइजेशन, और भाई जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन, जो भी बड़े लेवल पे, इंटेंस लेवल पे खेती, पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, एंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, और भाई जो इकोसिस्टम का क्या हो रहा है भाई,
डिग्रेडेशन हो रहा है, हैव कोज्ड कॉमन प्रॉपर्टी टू ड्विंडल इन साइज। और ये क्या कर रहे हैं भाई, कॉमन प्रॉपर्टी को ड्विंडल कर रहे हैं, साइज में, आकार में कमी कर रहे हैं, कट डाउन कर रहे हैं। क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी टू दी पुअर इन मच ऑफ द वर्ल्ड। एंड भाई ड्विंडल कर रहे हैं साइज में, क्वालिटी में और अवेलेबिलिटी में टू दी पुअर इन मच ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ये हमने देखा दोस्तों, किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ लिया भाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं भाई इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इंडिया का, भारत का क्या स्टैंड है। देखो हम कुछ भी पढ़े लेकिन हमें इंडिया उस कंटेक्स्ट में क्या बोलता है, इंडिया का क्या स्टैंड है, ये स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं भाई, इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। तो भाई इंडिया साइन करता है, रेटिफाई करता है कब, अगस्त 2002 में, किसको, क्योटो 1997 को। At the G8 meeting in June 2005, India pointed out that the per capita emissions rate of the developing countries are a tiny fraction of those in the developed world. तो भाई G8 में क्या होता है दोस्तों, भारत ने क्या बताया कि जो विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर है ना, क्या है, जो उत्सर्जन दर है, मतलब जो हम छोड़ रहे हैं गैसेस, ठीक है, वो क्या है, वो तो एक छोटा सा अंश है बिल्कुल, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्रीज का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर है, वो तो एक छोटा सा अंश है। द इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। और भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही है ग्लोबल एफर्ट्स में, ठीक है, थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, कई सारे प्रोग्राम्स के थ्रू क्या कर रहे हैं भाई, हम भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान कर रहे हैं, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडियाज नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट्स क्लीनर फ्यूल्स फॉर व्हीकल। और भाई जो इंडिया की ऑटो फ्यूल पॉलिसी है वो क्या बोलती है कि भाई मैंडेट्स करती है, वैध करती है, एक बात को जोर देके बोलती है कि भाई क्लीनर फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स, व्हीकल्स के लिए कैसा फ्यूल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास्ड इन 2001। और भाई जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट था, पास कब किया गया था, 2001 में, आउटलाइंस इनिशिएटिव टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। और भाई ये आउटलाइन करता है किसको, इनिशिएटिव्स टू, कुछ ऐसे इनिशिएटिव टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 इनकरेज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और भाई जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, वो भी इनकरेज करता है किसके ऊपर, किसके लिए यूज को भाई, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसके यूज को क्या करता है भाई, ये इनकरेज करता है, उसके बारे में बात करता है, उसको बढ़ावा देने की बात करता है। India is also of the view that the SAARC countries should adopt a common position on major global environmental issues. तो भाई इंडिया इज आल्सो ऑफ द व्यू दैट, कि इंडिया का क्या व्यू है कि भाई जो सार्क कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज साउथ एशियन रीजन, जो कोऑपरेशन के एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 8-10 देशों का एक ग्रुप बनता है सार्क में, तो ये क्या करता है भाई, ये अडॉप्ट करता है कॉमन पोजीशन ऑन मेजर ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू। तो ये कहता है कि भाई हमारा भी एक कॉमन पोजीशन होना चाहिए मेजर ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, सो दैट्स द रीजन वॉइस कैरीज ग्रेटर वेट। और भाई इससे क्या होगा, जो रीजन्स की जो आवाज है, जो हमारे इस साउथ एशियन कंट्रीज की जो आवाज है, वो भी क्या होगा, कैरीज ग्रेटर वेट, उसमें भी वजन आएगा। सॉरी भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स वन ऑफ मैनी। अब हम बात करते हैं भाई कुछ इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में, देख लेते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। Environmental movements are led by groups of environmentally conscious volunteers working in different parts of the world। और भाई जो environmental आंदोलन होते हैं, जो पर्यावरणीय आंदोलन होते हैं, वो लीड किए जाते हैं ग्रुप्स ऑफ environmentally conscious people। भाई ऐसे ग्रुप्स जो भाई environment को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, उन वॉलंटियर्स के ग्रुप द्वारा ये environmental movements जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, लीड किए जाते हैं, और जो कि भाई वर्ल्ड के विभिन्न भागों में क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं।
सम ऑफ देम वर्क एट द इंटरनेशनल लेवल बट मोस्ट ऑफ देम वर्क एट द लोकल लेवल। इनमें से कुछ तो हैं जो भाई इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, और कुछ के यहाँ भी वो लोकल लेवल पे काम करते हैं। द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ इन मेक्सिको, ठीक है भाई, चाइल या फिर चिली इसको बोलते हैं, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया आर फेस्ड इनॉर्मस प्रेशर। और भाई बहुत बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, इनॉर्मस प्रेशर फील, द फॉरेस्ट मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ पे भाई, साउथ इन मेक्सिको, चिली, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया आर फेस्ड इनॉर्मस प्रेशर। ये क्या फेस कर रहे हैं भाई, इनॉर्मस प्रेशर, ज्यादा प्रेशर फेस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इन कंट्रीज की। मेक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है दोस्तों। कैपिटल की अगर इसकी बात करें तो कैपिटल इसकी मैक्सिकन सिटी है। चिली की कैपिटल सेंटियागो है। ब्राजील की ब्राजीलिया है। मलेशिया की जो कैपिटल का नाम है वो कुआलालंपुर है। इंडोनेशिया की जकार्ता। और भाई ये कॉन्टिनेंटल अफ्रीका एंड इंडिया आर फेस्ड enormous pressure. Another group of movements are those involved in struggles against mega dams। और भाई दूसरे जो ग्रुप है मूवमेंट्स के वो किसमें इन्वॉल्व हैं, स्ट्रगल्स अगेंस्ट मेगा डैम्स। जो भाई बड़े बड़े डैम्स हैं उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहे हैं मूवमेंट चला के। इन एवरी कंट्री वेयर ए मेगा डैम इज बीइंग बिल्ड वन इज लाइकली टू फाइंड एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट अपोजिंग इट। तो भाई जो जो इन एवरी कंट्री वेयर ए मेगा डैम इज बीइंग बिल्ड, जहां भी बनाया गया है एक मेगा डैम, तो वन इज लाइकली टू फाइंड एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट अपोजिंग इट। तो भाई मतलब वहां पे क्या है, कोई ना कोई इन्वायरमेंटल मूवमेंट है जो उसको अपोज करता है। चले नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं थोड़ा सा। द अर्ली 1980s सो द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट लॉन्च इन द नॉर्थ, नेमली द कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो भाई 1980s में जो पहला एंटी डैम मूवमेंट देखा जाता है, लॉन्च किया गया था नॉर्थ में, नेमली द कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर, फ्रैंकलिन रिवर को सेव करने के लिए, एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। और भाई ये किससे गिरा था भाई, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में। इंडिया हैज हैड सम ऑफ द लीडिंग एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स। और भाई भारत में भी कुछ एंटी डैम और प्रो रिवर मूवमेंट्स हुए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ मूवमेंट्स। और भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये भारत में क्या है, एक बहुत ही प्रोफाउंड और फेमस जो एंटी डैम और प्रो रिवर मूवमेंट था उनमें से एक था भाई। भाई अब हम बात करेंगे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स के बारे में भाई, ठीक है। क्या हम बात करेंगे भाई, हम बात करेंगे नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। So resource geopolitics is all about who gets what, when and where and how। तो resource geopolitics क्या होती है भाई, कि all about who gets what, when, where and how, कि भाई क्या मिलता है, कब मिलता है, कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। बात करें भाई, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज यूज्ड वेरियस स्ट्रेटजीज टू मेंटेन ए स्टेडी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। तो भाई ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के दौरान जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री थी वो क्या करती हैं, यूज्ड वेरियस स्ट्रेटजीज टू मेंटेन ए स्टेडी सप्लाई। भाई जो आपूर्ति थी उसकी एक स्टेडी सप्लाई की को मेंटेन करती हैं, तो स्ट्रेटजीज बनाती हैं। दे स्टेशन मिलिट्री फोर्सेस नियर रिसोर्स साइट्स एंड शिपिंग रूट्स। तो वो स्टेशन करती हैं, वो भाई डिप्लॉय करती हैं मिलिट्री फोर्सेस को कहां पे भाई, नियर रिसोर्स साइट्स एंड शिपिंग रूट्स। stockpiled important materials and supported friendly governments। तो भाई वो क्या करते हैं, दे स्टेशन मिलिट्री फोर्सेस नियर रिसोर्स साइट के नजदीक वो अपनी मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करती हैं एंड शिपिंग रूट्स के आसपास। स्टॉकपाइल्ड इंपोर्टेंट मटेरियल्स एंड सपोर्टेड, और वो सपोर्ट करते हैं फ्रेंडली गवर्नमेंट्स। A particular concern was Western control of oil in the Gulf and strategic minerals in southern and सेंट्रल अफ्रीका। तो भी जो पार्टिकुलर कंसर्न था वो किसका था, वाज वेस्टर्न कंट्रोल ऑफ ऑयल इन गल्फ, जो खाड़ी देश है भाई जिसमें इराक, ईरान, ठीक है, ये वाले जो कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आती हैं, इन द गल्फ एंड स्ट्रेटजिक मिनरल्स इन साउदर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। भाई जो साउथ अफ्रीका है और भाई सेंट्रल अफ्रीका है उसमें भाई किसकी बात थी, स्ट्रेटजिक मिनरल्स के कंट्रोल की बात थी।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, the global economy relied on oil for much of the 20th century as a portable and indispensable fuel। ठीक है, तो भी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिलाइड रहती है ऑन ऑयल, ऑयल के ऊपर फॉर मच ऑफ द 20th सेंचुरी एज ए पोर्टेबल एंड इनडिस्पेंसेबल फ्यूल। तो भाई एक पोर्टेबल और अपरिहार्य जो ईंधन होता है उसके रूप में। द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल। और भाई जो पेट्रोलियम की हिस्ट्री है वो किसकी हिस्ट्री है? वो वॉर की, युद्ध की और स्ट्रगल्स की हिस्ट्री है भाई। वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स रेलेवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। और भाई जो पानी है वो भी क्या है? इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसका? रेलेवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स। रीजनल वेरिएशंस एंड इंक्रीजिंग स्कैरिंग ऑफ फ्रेश वाटर मे ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड टू प्ले पॉलिटिक्स। अब देखो भाई, पानी की कमी जो है ना वो भी क्या करती है? रीजनल वेरिएशंस एंड इंक्रीजिंग स्कैरिंग ऑफ फ्रेश वाटर, जो शुद्ध पानी है, पीने लायक जो पानी है, उसकी जो कमी है, मे ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड टू प्ले पॉलिटिक्स। और भाई ये भी किसका रूप धारण करेगी? ये भी किसको लीड करेगी? एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट को जो कि वर्ल्ड में होगा, किस और पॉलिटिक्स जो है इसके ऊपर की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स। भाई स्वदेशी लोग, वहां के जो नेटिव लोग होते हैं और उनके राइट्स, उनके हकों की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो एक बार देख लेते हैं। The UN defines indigenous populations as peoples who inhabited the present territory of a country at the time when person of different culture or ethnic origin arrived there from the other parts of the world and overcame them। तो भाई यूएन डिफाइन करता है इंडिजीनियस पॉपुलेशंस को एज पीपल हु इनहेबिटेड द प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ ए कंट्री एट द टाइम। कौन से टाइम पे वो लोग रह रहे थे भाई? जब पर्सन ऑफ डिफरेंट कल्चर और एथनिक ओरिजिन अराइव्ड देयर, जब भाई दूसरे ओरिजिन के, दूसरे कल्चर के जो लोग हैं वो आते हैं विश्व के दूसरे भागों से, तो उससे पहले रहने वाले जो लोग थे उनको बोला जाता है स्वदेशी या मूल निवासी। इंडिजीनियस पीपल टुडे लाइव मोर इन conformity with their particular social, economic, and cultural customs and traditions than the institutions of the country of which they now form a part। अब देखो ध्यान से समझना है इसको भी। जो इंडिजीनियस पीपल हैं वो आज भी कैसी लाइफ जीते हैं? इन कंफॉर्मिटी विद देयर पार्टिकुलर सोशल, जो उनकी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कस्टम्स और ट्रेडिशंस है ना, वो उसी के साथ जीना पसंद करते हैं। देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री ऑफ विच दे नाउ फॉर्म ए पार्ट। और भाई उस कंट्री के ट्रेडिशंस के, उस कंट्री के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, या मतलब कहने का मतलब है कि उनके जो इंस्टीट्यूशंस के जो बनाए हुए रूल रेगुलेशंस हैं, उनकी बजाय वो अपने ही कल्चरल, अपने ही सोशल, अपने ही इकोनॉमिकल ट्रेडिशंस के ऊपर बात करते हैं। जैसे हम ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनको बाकी इंडिया में कुछ होता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी इकोनॉमी अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है, वो अपने कस्टम्स को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी क्या करती है? इंश्योर करती है कि भाई उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो कल्चर है वो मेंटेन रहा रहे। Like other social movements, indigenous people speak of their struggles, their agenda and their rights। और भाई like other movements, दूसरे movements की तरह भी स्वदेशी लोग जो मूल निवासी हैं वो भी बात करते हैं अपने struggles को लेके, एजेंडा और राइट्स, उनके भी अपने राइट्स हैं। Indigenous people occupy areas in Central and South America, Africa, India, where they are known as tribals and Southeast Asia। देखो हमने ये बात कर भी चुके हैं, जो इंडिजीनियस पीपल हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं एरिया कहाँ पे भाई? सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। और इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाए तो इनको बोलते हैं भाई आदिवासी, ठीक है। आदिवासी की जगह अगर हम आदिवासी, या फिर हम इनको वनवासी भी बोल सकते हैं। चले नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। In India, indigenous people applies to the scheduled tribes who constitute near 8% of the population of the country। और भाई अगर हम भारत की बात करें तो जहाँ पे जो इंडिजीनियस पीपल हैं वो 8%, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
अनुसूचित जनजाति के नाम से उनको जाना जाता है, एसटीज बोलते हैं इनको। वो कॉन्स्टिट्यूट नियरली 8% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और जो भारत की पॉपुलेशन का टोटल 8% पॉपुलेशन को वो जितनी भारत के 8 मतलब उनकी जो संख्या है वो भारत की पॉपुलेशन के 8%। द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल वाज फॉर्म्ड इन 1975। और जो भाई जो विश्व परिषद बनाई जाती है मूल निवासियों के लिए या फिर वनवासियों के लिए या फिर स्वदेशी लोगों के लिए, वाज फॉर्म्ड इन 1975, which became first of 11 indigenous NGOs to receive consultative status in the UN। ठीक है, तो भाई क्या कहा जाता है, मतलब 1975 में वर्ल्ड काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है, 11 इंडिजिनियस एनजीओज टू रिसीव कंसल्टेटिव स्टेटस इन द यूएन, और भाई उनको भाई यूएन में भी कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है। चले, तो भाई आपको भाई मन लगा के इसका रिवीजन करना है दोस्तों, ठीक है, पीवाई क्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको प्रोवाइड किए जाएं आपके सोर्स के अकॉर्डिंग जो भी है वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।